हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में क्या कुछ डिस्कस किया था। हमने उसके अंदर डिस्कस किया था कि प्राइमरी वर्ब क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था कि प्राइमरी वर्ब किस काम आती हैं। ये वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब बनाने का काम करती हैं। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? टेंस शुरू करने से पहले। अब टेंस जब हम शुरू करते हैं तो हमें उसके अंदर सेंटेंस दिए जाते हैं। अब जब तक हम सेंटेंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो टेंस बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे हम। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस तैयार होने वाला है टेंस के लिए। अब ध्यान से देखो, सेंटेंस हम डायरेक्टली पढ़ नहीं सकते। टेंस से पहले हमें सेंटेंस को समझना पड़ेगा और सेंटेंस समझने के लिए उसका जो थोड़ा बहुत बेस है जो आज हम करने वाले हैं। डायरेक्टली मैं सेंटेंस नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो उसको क्या फ़ायदा। तो पहले हम सेंटेंस का बेस देखते हैं। सेंटेंस तक हम पहुँचेंगे तब जाके सेंटेंस करेंगे। अब शुरू करते हैं। अब जो हमने ग्रामर के अंदर जो देखा था कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पैसे जाते हैं, उसके अलावा भी एक चीज़ होती है वोकैब, शब्दावली। यानी एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या आता है इनमें से। सिनोनिम का मतलब सेम, सेम का मतलब समानार्थक शब्द, और एंटोनिम का मतलब उल्टे शब्द, विपरीतार्थक। जैसे हम हिंदी में याद करते हैं आगे पीछे, उल्टा, सीधा, तो ऐसे एंटोनिम होते हैं। और जो समान होते हैं, समान नाम होते हैं जिसके, उसको समानार्थक बोलते हैं। जैसे सूरज को और क्या बोला जाता है? रवि। ये हिंदी में है, इंग्लिश में अलग है। अब ये देखो, ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं। जैसे हम हिंदी में याद करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सेम वैसे ही होते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। उसके बाद देखो फ्रेजल वर्ब क्या होती है। फ्रेजल वर्ब होती तो ये वर्ब ही है, लेकिन जब वर्ब के साथ हम कोई प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। जैसे कोई वर्ब है लुक। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। और इनटू का मतलब क्या होता है? इनटू का मतलब तो अंदर होता है। अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे इसको, लुक एक वर्ब है और इनटू एक प्रपोजिशन है। लुक का मतलब देखना है, इनटू का मतलब अंदर है। और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? वर्ब के साथ प्रपोजिशन को जोड़ देना। लुक इनटू, लुक इनटू जब जुड़ता है तो यह फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इसका मतलब लुक वाला रहेगा कि देखना, और ना ही अंदर इसका मतलब रहेगा। तो लुक इनटू का मतलब अंदर देखना ना होकर क्या बनेगा? जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना। तो इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। कि ये जब वर्ब को प्रपोजिशन से जोड़ते हैं तो ना तो ये वर्ब का मीनिंग लेके आएगा और ना ही प्रपोजिशन का, तो ये अलग से तीसरा मीनिंग लेके आएगा। उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना, जैसे लुक इनटू। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको भी हम जैसे कई बार हिंदी में याद करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे पैदल चलने वाला, पदयात्री, भगवान को खुद को अर्पण करने वाला, सन्यासी, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। उसके बाद देखो नीचे स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट का मतलब है कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, शुरू में ही 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ABCD। तो उनमें से जैसे कोई शब्द है ग्रामर, तो ग्रामर को अलग अलग स्पेलिंग करके 4 में लिखा जाएगा या फिर 5 में। जैसे GRAMMER, GRAMMAR, जो भी सही स्पेलिंग होगी उसकी, तो हमें वही टिक करना है कि C ठीक है या D ठीक है। ये टेस्ट किया जाता है कि स्पेलिंग आपको कितनी याद होती है। अब उसके बाद देखो, जैसे हम हिंदी में करते हैं अकेले अकेले वर्ण करते हैं, ए आ ई, तो वर्णों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लेटर्स। वर्णों क्या बोलते हैं? लेटर्स। और जब इन्हीं वर्णों को एक साथ हम एक सेट में रख देते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम उसको? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश के अंदर अगर हम अलग अलग अक्षरों को देखें, ABCD, अकेले अकेले को देखते हैं तो उसको हम लेटर बोलते हैं। और जब इनको इकट्ठे एक सेट के रूप में देखेंगे उसको अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला बोलेंगे। जैसे एक परिवार में होता है
अकेले अकेले इंसान को हम सदस्य बोलेंगे, लेकिन जब एक जगह सारा परिवार बैठ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? परिवार, फैमिली। अब इस फैमिली के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक वावल्स एक कॉन्सोनेंट। जैसे एक परिवार में गर्ल्स हो सकती हैं, बॉयज़ हो सकते हैं, या फिर औरतें और मर्द। तो इसी अल्फ़ाबेट के अंदर कुछ वावल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। वावल कितने होते हैं टोटल? सभी को पता है, स्वर बोलते हैं जब इसको, ए ई आई ओ यू, ये सभी वावल्स होते हैं। और ये देखो टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। इंग्लिश के अंदर कितने होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ही वावल्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यही 5 ए ई आई ओ और यू, इन्हीं पांचों को अलग क्यों रख दिया? जबकि वर्ण तो ये 26 थे, 26 थे, इन पांचों को अलग क्यों निकाल दिया? इसको बाहर निकालने का मतलब ये है कि इनकी मात्राएं होती है, जैसे हम हिंदी में मात्रा होता है, हिंदी में जैसे मात्राएं होती हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में ये मात्राओं का काम करते हैं। अब देखो ध्यान से, जैसे ए है, क्या है? ए, तो आ की मात्रा का काम करेगा, जैसे डैम। और जैसे ई है तो ये भी ई की मात्रा काम करेगा, आई है ये भी ई की मात्रा काम करेगा, ओ ये भी किसका काम करेगा? ओ की मात्रा काम करेगा, और यू ये ऊ की मात्रा काम करेगा। इन पांचों के अलावा और कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मात्रा का काम करे। अब हिंदी में तो मात्राएं 10-11 करीब होती हैं, 10 या 11, लेकिन इसमें 5 क्यों है इंग्लिश के अंदर? अच्छा, इसका रीज़न है कि इसके अंदर 5 है और हिंदी में 11 क्यों है? इंग्लिश के अंदर इसलिए कम है क्योंकि इसके अंदर एक जो मात्रा, एक वाउल कई कई मात्राओं का काम कर देगा। अब जैसे इसको और ओ को लेके चलते हैं हम। जैसे हमने लिखना है, किसी का नाम है सोनम, है किसी का नाम सोनम। अब यहाँ देखो ओ क्या है? ओ की मात्रा का काम करेगा, लेकिन यही ओ कहीं पर ऊ की मात्रा का भी काम करेगा, जैसे पूजा। अब यहाँ यही 2 बारी ओ लिख दिया, यानी डबल ओ लिखने से यही ऊ की मात्रा काम करेगा और ये सिंगल ओ यही ओ की मात्रा काम करेगा। तो ऐसे ही दूसरी भी है, जैसे ई है, ए की मात्रा काम करेगा। ई क्या है? ए की मात्रा का काम करेगा, लेकिन जब उसको हम डबल ई कर देंगे तब ये ई की मात्रा काम करेगा, जैसे डी। एक ही लेटर 2 या 3 मात्राओं का काम करता है, इस करके ये कम ही है। अब आगे ध्यान से देखो, यानी अल्फ़ाबेट के अंदर कुछ वावल्स होते हैं, यानी 5 वावल्स होते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट हो गई। अब इन जब दोनों को मिलाते हैं हम, वावल और कॉन्सोनेंट को मिलाते हैं, तो ये वर्ड्स का निर्माण करते हैं। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। अब देखो कोई भी, ये जितने भी इस स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, ये देखो वर्ड, ए, मीनिंगफुल, यूनिट ऑफ लेटर्स, अल्फ़ाबेट, वावल्स, कॉन्सोनेंट, ये अपने आप में क्या है? किसका सेट है? वावल और कॉन्सोनेंट ही तो जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखो, सभी के अंदर या तो वावल्स है या फिर कॉन्सोनेंट है। सभी के अंदर क्या है? वावल्स और कॉन्सोनेंट ही हैं। देखो एल एक कॉन्सोनेंट है, ई लेटर्स के अंदर एल कॉन्सोनेंट, ई वावल्स, डबल टी कॉन्सोनेंट, ई वावल्स। ऐसे सभी के सभी क्या हैं? शब्द हैं, वर्ड्स हैं, क्योंकि ये भी वावल्स और कॉन्सोनेंट से मिलकर ही बने हैं। अब ध्यान से देखो आगे, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्ड, जिसको हम शब्द बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स का मतलब है वर्णों की सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। मीनिंगफुल का मतलब उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगलेस ना हो, उसका मीनिंग होना चाहिए मीनिंगफुल। यानी किसी भी शब्द के बाद अगर हम फुल लगाते हैं, इसका मतलब उसके अंदर वो चीज़ है। जैसे मीनिंगफुल, मीनिंग है। अगर हम लेस लगा देते हैं, मीनिंगलेस, तो मीनिंग नहीं है। अब देखो, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स का मतलब वर्णों की सार्थक इकाई, समेत अर्थ वाली। अब ध्यान से देखो, समेत अर्थ का मतलब ये मीनिंगफुल वर्ड क्यों जोड़ा इसके अंदर? अब देखो, ये पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ? पेन। पेन
एक लेटर्स का वाउल और कॉन्सोनेंट का ही तो जोड़ है। पी कॉन्सोनेंट है, ई वाउल्स है, एन कॉन्सोनेंट है। मतलब क्या है, ये शब्द है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट को मिलाकर हमेशा ही शब्द बनेगा। इसका कोई ना कोई मीनिंग भी होना चाहिए। देखो मीनिंगफुल लिखा हुआ है। अब जैसे पेन को मैं ऐसे लिख दूँ EPN, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन है तो वाउल और कॉन्सोनेंट का जोड़ ही, लेकिन ये वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी सिर्फ लेटर्स और कॉन्सोनेंट को मिलाने से हमेशा शब्द नहीं बनेगा, उसका कोई ना कोई मीनिंग भी होना चाहिए। जैसे पेन, टेबल्स, मोहन, बुक्स, ये अपने आप में सभी क्या हैं, शब्द हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई मीनिंग है। अब देखो फ्रेज, फ्रेज होता है वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश, अंश का मतलब होता है टुकड़ा, खंड, छोटा भाग। यानी ये वाक्य तो नहीं है, लेकिन वाक्य का छोटा सा अंश है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ए मीनिंगफुल, यानी इसका भी कोई ना कोई मीनिंग है। ए मीनिंगफुल यूनिट, यानी ग्रुप, यूनिट का मतलब ग्रुप, गुच्छा। ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों की एक सार्थक इकाई है, यानी शब्दों का एक समूह है। विदाउट कंप्लीट, यहाँ मीनिंग नहीं है, यहाँ पर सेंस है, सेंस। तो यह क्या है, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का सार्थक समूह है, यानी शब्दों की सार्थक इकाई है, लेकिन इसका मीनिंगफुल, मीनिंग तो है इसका, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनती। कंप्लीट सेंस का मतलब ये होता है कि हमें जो शब्द दिए जाएंगे उनको कुछ ना कुछ मतलब तो है, कुछ ना कुछ मतलब तो है, लेकिन उसकी पूरी सेंस नहीं बनेगी। मतलब हम वो बात समझ में नहीं आएगी कि क्या कहना चाहता है। जैसे मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन का मतलब है मोहन और सोहन। अब एक एग्जाम्पल मानो कि जैसे हम रूम में बैठे हुए हैं, तो बाहर से कोई बच्चा आए और वो बोलने लग जाए कि मोहन एंड सोहन, और इतना कहकर वो बंद हो जाए, चुप हो जाए, तो हमें क्या उसकी बात समझ में आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि मोहन एंड सोहन उसने ये कह के और अपनी बात को स्टॉप कर दिया, रोक दिया, तो इसे पता नहीं चलता कि वो बोलना क्या चाहता है, बात क्या है। मोहन एंड सोहन का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, उसके बाद पता नहीं क्या हो सकता है, तो पूरी बात नहीं समझ आई। इसका मतलब ये नहीं कि बात समझ में नहीं आई, इसका मतलब ये थोड़ी मोहन और सोहन का कोई मतलब नहीं है, मतलब तो है, लेकिन इस बात का कोई सेंस ही नहीं बना, पूरी बात ही समझ में नहीं आई। तो ये क्या है, अपने आप में एक फ्रेज है, वाक्यांश है। जैसे ऑन द टेबल, अब जैसे कोई आकर ये बोल दे ऑन द टेबल, मेज पर, और उसके बाद कुछ बोले ही ना, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऑन द टेबल कुछ तो शब्द हैं, मीनिंग तो है इनका। जैसे इन द रूम, कोई बोले कि कमरे में, क्या कमरे में, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इन द रूम अपने आप में कोई ना कोई तो शब्द है ही। तो वाक्यांश का मतलब क्या होता है कि उसका मतलब तो है, लेकिन उसकी कोई सेंस नहीं बनती, उसके उससे हम कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते। उसके बाद क्या है, सेंटेंस। अब देखो जहाँ से हम आगे चलेंगे, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब देखो वाक्यांश के अंदर क्या था कि मीनिंग तो था, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं थी। बस सेंटेंस के अंदर वही चीज़ जुड़ जाएगी कि इसका मीनिंग भी होता है और इसकी पूरी सेंस भी बनती है। देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए कंप्लीट मीनिंग, यानी शब्दों का एक समूह है जिसका कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, ऐसा लिख सकते हो आप। इसका मीनिंग भी है और इसकी सेंस भी बनती है, कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। सेंटेंस क्या कहता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, विद ए कंप्लीट मीनिंग, यानी इसका मीनिंग भी कंप्लीट है, फुल है, एंड सेंस, और सेंस भी कंप्लीट है इसकी, एंड कंप्लीट सेंस। लेकिन इसके बाद में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि बट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, की शब्दों का जो क्रम है, शुड बी इन परफेक्ट ऑर्डर, वो सही नियमित अवस्था में हो, मतलब अच्छे क्रम में हो। अब जैसे देखो, अब इसके अंदर देखो, मुझे काट कर सेब खिलाओ। अब इसके अंदर शब्दों की कोई कमी भी नहीं है, यानी ये वाक्यांश तो है नहीं है, फ्रेज नहीं है, क्योंकि बात तो पूरी बोल रखी है इसने, कोई कमी भी नहीं है। लेकिन ये देखो, मुझे काट कर सेब खिलाओ, यहाँ से कुछ जो शब्दों का क्रम इधर उधर है, क्योंकि अब इससे ये नहीं पता चलता कि मुझे काटना है या सेब को काटना है। मुझे काट कर सेब खिलाओ, तो ये कैसे होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि मुझे सेब काट कर खिलाओ, यानी सेब की जगह काट कर आना चाहिए और काट कर की जगह सेब, तभी तो अरेंजमेंट इसकी सही होगी। मुझे सेब काट कर खिलाओ,
नेक्स्ट देखो, सोहन को उबाल कर दूध पिलाओ। अब ये नहीं पता उबालना सोहन को है या फिर दूध को, मतलब वर्ड्स कंप्लीट है इसमें, यानी वर्ड्स तो कंप्लीट है इसके अंदर। तो कैसा होना चाहिए, सोहन को दूध उबाल कर पिलाओ, यानी इसकी अरेंजमेंट सही नहीं है, ऊपर भी अरेंजमेंट सही नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स की कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस होने से काम नहीं चलेगा। एक वाक्य बनाने के लिए उसके शब्दों का अरेंजमेंट भी सही होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, वाक्य। देखो सेंटेंस क्या है, कंप्लीट मीनिंग प्लस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और प्लस में सेंस, तीनों चीज़ क्या होनी चाहिए, सही, तब उसको क्या बोलते हैं, वाक्य। और इस प्रकार की एरर अगर इसकी अरेंजमेंट सही नहीं होती है, जैसे ये शब्द है, मुझे काटकर सेब खिलाओ, सोहन को उबाल कर दूध पिलाओ, यानी इसके अंदर क्या कमी थी, अरेंजमेंट की कमी थी। बाकी सब कुछ ठीक था लेकिन अरेंजमेंट सही नहीं थी। तो इससे क्या होता है, जब अरेंजमेंट वाक्य के अंदर सही नहीं हो तो इससे एक एरर आ जाती है, एक गलती आ जाती है, एक फॉल्ट आ जाता है वाक्य के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर यानी जब वाक्य के अंदर अरेंजमेंट को लेकर प्रॉब्लम आ जाती है, एरर आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स का मतलब सेंटेंस और एरर का मतलब फॉल्ट, गलती। यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या हुई, अब ध्यान से सुनना इसको, यहीं से टेंस की तरफ बढ़ना हम शुरू हो जाते हैं थोड़ा सा। सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर होता है ढांचा। मतलब किसी भी सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर आखिर में क्या क्या चीज़ होती है। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होती है हेल्पिंग वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब, इनमें से कोई सी एक, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी ये तो अंडरस्टूड है कि शुरू में सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखना, जो पहली वर्ब होती है, अगर वर्ब एक ही है वाक्य के अंदर तो वो मेन वर्ब है या फिर लिंकिंग हो सकती है, हमने पहले ही पढ़ा था इसके बारे में। यानी अगर वाक्य में एक ही वर्ब है, ये तो इज एम आर वॉज वर्ब हो, एक ही वर्ब है, जैसे आई एम डॉक्टर, आई एम टीचर, यू आर स्टूडेंट, तो सिंगल वर्ब है इज एम आर वॉज वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब है वो। अगर इनके अलावा इज एम आर वॉज वर्ब के अलावा कोई और वर्ब हो वाक्य के अंदर, वो सिंगल ही हो, एक ही हो, जैसे आई मेट मोहन, मैं मोहन से मिला, सी वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गई, तो वो अपने आप में क्या है, एक सिंगल वर्ब है और वो मेन वर्ब है। यानी हेल्पिंग वर्ब तब आएगी जब वाक्य में दो वर्ब हों, ये भी हमने पढ़ा था। तो पहली वाली हेल्पिंग होती है, दूसरी वाली मेन। तो अगर दो ही वर्ब है तो इस करके देखो, ये ब्रैकेट में इसी करके लिख रखी है कि ब्रैकेट का मतलब ये है कि वो आ भी सकते हैं और नहीं भी। यानी सब्जेक्ट के बाद अगर दो वर्ब हैं तो हेल्पिंग वर्ब होएगी वो, ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर वो नहीं है तो ये तो कट ही जाएगी, तो एक ही वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ना हो दो तो वो एक ही वर्ब होगी, तो वो क्या होगी, मेन वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब। अब ध्यान से सुनना इसको, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, बस बार बार यही काम आएगा। अब इसके टाइप्स देखते हैं हम सेंटेंस के। हमने बोला था कि सेंटेंस को समझने से पहले उसके बेस को समझना पड़ेगा। बेस सेंटेंस का ख़त्म हुआ, अब सेंटेंस पे आते हैं हम। अब हमें ये देखना कि सेंटेंस आखिर कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसकी एक ट्रिक है AIIO, मतलब AIIO 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। ए से असर्टिव सेंटेंस, आई से इम्पेरेटिव, और अगले आई से इंटेरोगेटिव, पहले वाला इंटेरोगेटिव और अगले वाला इम्पेरेटिव, ई से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओ से ऑप्टेटिव। यानी ऐसे याद कर सकते हो। अब AI का ज़माना है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AIIO मतलब AI को लेके आओ, AIIO। अब इसके अंदर देखो, जो पहला ए है इससे क्या बनता है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य का मतलब ये है कि वाक्य कितना साधारण हो सकता है, कैसे पता चलेगा। अगर कोई वाक्य है, जो हमने ऊपर सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिखी थी, सब्जेक्ट से शुरू है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिख रखे ऊपर, तो ये असर्टिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर है। असर्टिव का कैसे है, क्योंकि असर्टिव बोलता है
कि जब वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे आई, ही, सी, इट, मोहन, सोहन, कुछ भी, बुक, यानी कोई भी नाउन, किसी भी, यानी वर्ब से शुरू ना हो। वर्ब से भी वाक्य शुरू होते हैं, हम आगे देखते हैं। इंटेरोगेटिव में चला जाता हूँ, जैसे आर यू मोहन, वर्ब से शुरू है। अब ये अगर कोई वाक्य किसी सब्जेक्ट से शुरू है, उसके बाद वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद तो ऑटोमेटिकली वर्ब आएगी। अब ये ध्यान रखना कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है जब असर्टिव सेंटेंस हो। बस एक ही स्ट्रक्चर याद करो, बाकी की स्ट्रक्चर इसी स्ट्रक्चर से बनेगी सारी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? अगर कोई भी वाक्य सब्जेक्ट से शुरू है, अगर कोई भी वाक्य सब्जेक्ट से शुरू है तो उसको असर्टिव बोल देते हैं हम। जैसे रोहन प्लेज वॉलीबॉल। रोहन क्या खेलता है? रोहन क्या खेलता है? वॉलीबॉल खेलता है, वॉलीबॉल। तो ये रोहन से शुरू है। अब देखो, इसको आगे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। असर्टिव के इसने बोल रखा है कि शुरू में सब्जेक्ट आएगी तो रोहन सब्जेक्ट है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि शुरू में ही रोहन बोल दिया इसने। आगे रोहन डज नॉट प्ले वॉलीबॉल। पहला बोलता है कि रोहन वॉलीबॉल खेलता है, नीचे रोहन वॉलीबॉल नहीं खेलता। अब ध्यान से देखना इसको, रोहन प्लेज वॉलीबॉल। अब यहाँ प्लेज एक ही वर्ब है, वॉलीबॉल तो एक नाउन है, किसी वस्तु का नाम है, रोहन भी नाउन है, किसी इंसान का नाम है, तो इसमें वर्ब तो एक ही है, प्लेज। तो ये अपने आप में क्या है? मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब तो इज, एम, आर, वॉज वर्ब होती है। मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा, ध्यान रखना। रोहन डज नॉट प्ले वॉलीबॉल। अब यहाँ देखो, यहाँ पर प्लेज था, एक ही वर्ब थी, हमने इसका सिर्फ नेगेटिव ही तो बनाना था। रोहन प्लेज वॉलीबॉल, रोहन वॉलीबॉल खेलता है। अब हिंदी में देखो, रोहन वॉलीबॉल खेलता है, रोहन वॉलीबॉल नहीं खेलता है, बस एक ही शब्द फालतू आता है इसके अंदर, एक्स्ट्रा आता है नहीं, जबकि इसके अंदर तो दो शब्द आए, दो वर्ड्स आगे, डज और नॉट। रोहन प्लेज वॉलीबॉल, या तो ऐसे करो रोहन नॉट प्लेज वॉलीबॉल, या रोहन प्लेज नॉट वॉलीबॉल, जो भी, नॉट कहीं भी चिपकाओ, बस एक ही एक्स्ट्रा वर्ड आने चाहिए। लेकिन इसके अंदर डज नॉट आया, और प्ले तो वैसे ही है, वॉलीबॉल भी वही है, रोहन भी वही है, यानी दो शब्द ही क्यों आए हैं? हाँ, मैं हाईलाइट कर रखे हैं पहले। अच्छा, इसका कारण क्या है? जो नोट होता है, नोट, ये अपने आप में एडवर्ब होता है। अब देखो, जो नोट होता है ना, ये वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बिना आ ही नहीं सकता। रिपीट करता हूँ, जो नोट होता है, नोट, मैं नोट की बात करूँ, नोट, नो या फिर नेवर की नहीं, नोट, NOT, नोट, यानी नोट है जो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आ सकता। ये मेन वर्ब के साथ नहीं आएगा, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, और हेल्पिंग वर्ब के भी बाद में लगेगा, पहले नहीं लगेगा। जैसे रोहन डज नॉट है, रोहन नॉट डज नहीं बोलेंगे हम, तो ये है रोहन डज नॉट प्ले वॉलीबॉल। यानी ये देखो, डज कहाँ से आया? डज को लेके आया है नॉट। अब प्ले तो पहले भी था, वॉलीबॉल भी पहले ही था, और रोहन भी पहले ही था। अब ये नॉट प्लेज के साथ नहीं आया, क्योंकि नॉट बोलता है कि मैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता हूँ, और प्लेज तो अपने आप में मेन वर्ब है। अब ये डज ही आया। अब ये कह रहे कि इसकी जगह और क्यों नहीं आया, वो हम टेंस में देखते हैं कि डिड क्यों नहीं आया, डज की जगह डू क्यों नहीं आया, वो हम टेंस में देखेंगे। अब डिड भी आ जाएगा, रोहन डिड नॉट लिख दो, डिड नॉट प्ले फुटबॉल, वो भी चल जाएगा, क्योंकि हम अभी टेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि पास्ट है, इंडेफिनिट है, हम सिर्फ सेंटेंस के टाइप पढ़ रहे हैं। तो रोहन प्लेज वॉलीबॉल, रोहन डज नॉट प्ले वॉलीबॉल। आगे देखो, दे डांस, वे डांस करते हैं, दे डू नॉट डांस। अब दे डू नॉट डांस, ये देखो ऊपर नॉट मेन वर्ब के साथ तो आ नहीं सकता। अब यहाँ हेल्प वर्ब खुद ही लेके आया, नॉट डू, और मेन वर्ब तो वैसे कैसे है, और मेन वर्ब तो ऐसी कैसे है, डांस, डू नॉट। आगे देखो, रमन इज़ नॉट प्लेइंग, रमन खेल नहीं रहा है। देखो इसके अंदर, यानी इससे पहले अगर ये वाक्य था कि रमन इज प्लेइंग, रमन इज प्लेइंग, अब इसमें दो वर्ब थी, इज भी वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है। प्लेइंग मेन वर्ब थी, क्योंकि पहले वाले तो हेल्पिंग होती है, इज हेल्पिंग थी। अब इसके अंदर तो हेल्पिंग ऑलरेडी थी, इस करके सिर्फ नॉट ही लगाना था हमने। तो रमन इज नॉट प्लेइंग, बस। कमल विल गो टू टेम्पल,
ये कह रहे कि कमल टेम्पल जाएगा, विल हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना तो नोट लगा देंगे, विल नोट बस। कमल विल नॉट गो टू टेम्पल, क्योंकि नोट को तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नहीं है तो लगाओ, अगर है तो ठीक है। सी हैज़ नो बुक, ये देखो उसके पास बुक नहीं है, यहाँ हैज है जो मेन वर्ब है। मैंने पहले बोला था NOT नोट की बात, न कि नो या नेवर की। नोट हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आएगा, नो तो आ जाएगा। नो तो देखो मेन वर्ब के बाद ही होता है। सी हैज़ नो बुक, एक ही वर्ब है, ये मेन वर्ब है। नो कोई वर्ब नहीं है, बुक कोई वर्ब नहीं है, बुक ये किताब वाली, सी कोई वर्ब नहीं है, तो एक ही वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और इसके बाद हमने नो लगा दिया। नोट नहीं आ सकता हेल्पिंग वर्ब के बिना, नो तो आ जाएगा।